Good afternoon, everyone. So today we'll start with the science section. We'll start with the science section today. And अगर आप लोगों ने साइंस का पेपर देखा हो, right? Good afternoon, Nimisha. So just okay, fine. What I want is this class to be more, you can say, it should be a two-way street. अगर क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. And if you have seen the 2024 paper, the last year paper, I think it was not doable, even if you are from a science background, right? Having said that, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के भी न हो तभी भी कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि वो उनका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई था. मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, राइट? आई एम बीटेक फ्रॉम अ ठीक ठाक कॉलेज एंड साइंस हमेशा पढ़ी है, तभी भी उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो कि करना मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो गया था. सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो व्हेन द पेपर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डूएबल, उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे मतलब जो शायद कोई ना कर पाए, तो आपको डोंट हैव टू फ्रेट अबाउट इट. नाउ इफ यू सी द लास्ट ईयर कट ऑफ, वो राउंड अबाउट 87 करीब गई थी, तो कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं गई थी, है ना? तो आपको उन क्वेश्चनों के बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको करने ही हैं, वेदर थिंग इज if you are not able to solve them, that's a blunder. For example, if we talk about static history, geography, polity, ये जो स्टैटिक होते हैं, यहां आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते. एंड इवन इन उत्तराखंड अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो साइंस, जो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्किप इट. और मैं भी वो आपको क्लास में नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिकॉज साइंस इज वेरी वास्ट. साइंस मतलब अगर आप सपोजिटली बहुत सारे बच्चों को जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने अगर 9th क्लास में ही चेंज कर लिया सब्जेक्ट, तो साइंस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है. सो इन दैट केस व्हाट विल डू इज हम थोड़ी सी जो लेवल रहेगा, डिफिकल्टी लेवल, वो इतना ज्यादा ना रखें. हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव ग्रेजुअली अपवर्ड्स. 7th 8th 9th की एनसीईआरटी करेंगे, क्योंकि साफ सी बात है, देयर इज अ लिमिटेड टाइम. मेरे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दे रखा मुझे कि साइंस मुझे कंप्लीट करानी है. तो जो आपने इतने सालों से पढ़ा हुआ होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे एक टाइम बाउंडेशन में आपको खत्म करवाना है. सो द बेस्ट अप्रोच वुड बी कि आप 7th 8th 9th की एनसीईआरटी जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको साथ में फॉलो करते हुए जाइए. जो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा वो आप करना. आपके टेस्ट वगैरह भी लाइव हो रखे हैं, उनको अटेम्प्ट करना. एंड जो चीज आपको नहीं आ रही होगी, जस्ट मार्क इट और मेक अ नोट ऑफ इट, जो आप एंड में इसको रिवाइज कर पाओगे. यस गाइस, आर यू देयर विद मी? फाइन. नाउ इफ यू सी द सिलेबस, डोंट फॉलो इट, बिकॉज अगर आप कमीशन की जो सिलेबस देखोगे, वेदर इट्स पॉलिटी ऑल्सो, राइट, वो भी बहुत हॉच पॉच है. उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अगर मैं जो लास्ट टाइम पॉलिटी पढ़ाई थी तब मैंने आपको दिखाए थे ऐसे टॉपिक्स जो कि मेंस रेलेवेंट हैं, जहां पे प्री के क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, वो भी इन्होंने इसमें डाले हुए हैं. और बहुत जंबल्ड अप हैं, कुछ चीज रेपिटेटिव है. यहां पे भी वही करा हुआ उन्होंने, मैं आपको दिखा देता हूं. जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन डेली एंड ई गवर्नेंस एक्सेट्रा. ठीक है, अब ये आपका इन्होंने साइंस में डाला हुआ है, ई गवर्नेंस यहां डाल दिया है, चलो कोई बात नहीं. फिर आप देखो इसी से रिलेटेड, साइंस कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस एप्लीकेशन. ठीक है, फिर दोबारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. सो अगेन यू सी दीज टॉपिक्स आर क्लोजली रिलेटेड. तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? और इसके अलावा आप देखोगे एनवायरमेंट वाला पार्ट पूरा यहां पे दे रखा है इन्होंने, जो आप ज्योग्राफी में आपने पहले पढ़ लिया है, दोबारा क्लास होगी इसकी, तो आप एनवायरमेंट वहां पे भी पढ़ोगे. सो व्हाट वी विल फॉलो इज, वी वोंट फॉलो दिस सिलेबस वर्ड टॉपिक वाइज, करने का कोई सेंस ही नहीं बनता. हम लोग इसमें बेसिक, जैसे फिजिक्स हो गई, ठीक है ना, फिजिक्स, ठीक है. उसके अलावा आप देखोगे यहां पे केमिस्ट्री वगैरह के कुछ टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री, देन बायो, इसको ऐसे करते हुए जाएंगे. फिर जैसे करंट अफेयर्स बोल रखा हुआ है, करंट अफेयर्स में जनरली हम देखेंगे इसमें बायोटेक, नैनोटेक, ठीक है, डिफेंस,
स्पेस। इसके अलावा जैसे अवार्ड्स वगैरह हैं, अवार्ड जनरली आप देखोगे लास्ट 2-3 साल के आप पढ़ लेना, जो नोबेल प्राइज, बेसिकली नोबेल प्राइज से ज्यादा फोकस रहता है, तो वो आप रट लेना। सो इन अ नटशेल वी विल फॉलो अ नॉर्मल प्रोसेस, वी विल फॉलो द एनसीईआरटीज, बिकॉज साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना इतना आसान नहीं रहता इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लास्ट टाइम उन्होंने उसके कुछ न्यूमेरिकल भी दे दिए। अगर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है या फिर सिर्फ चलते चलते पढ़ा है कि सेवेंथ जो आपकी 8th क्लास की किताब में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दे रखे हैं, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट, राइट। सो व्हाट विल डू इज हम बेसिक कवर करेंगे कि कोई बेसिक क्वेश्चन आए तो अब गलत ना हो, क्योंकि 24 से पहले ऐसे नॉर्मल बोलते हैं जो सब कर सकें क्वेश्चन विच आर डूएबल क्वेश्चंस वो आते थे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द साइंस सेक्शन, राइट। तो 2012 में 15 क्वेश्चंस थे, 2016 में 16 क्वेश्चंस थे साइंस से, 2021 में अगेन 15 क्वेश्चंस एंड 2024 में 16 क्वेश्चंस। सो अप्रोक्सीमेटली इफ यू सी 10% ऑफ योर सिलेबस, 10% ऑफ 150, राइट, वो साइंस सेक्शन से आ रहा है। इट्स नॉट दैट मच कि जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिनका वेटेज ज्यादा है उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट स्टिल यू कैन नॉट स्किप इट, फाइन। अब देखते हैं ब्रेकअप क्या है इसका। जो आपके ये क्वेश्चंस मैंने बताए 15, जो एवरेज ऑन 15 क्वेश्चन आए 10% ऑफ पेपर, किस सेक्शन से कितना आ रहा है, फाइन। सो हेयर ब्लू इज फिजिक्स, then this orange is chemistry, the gray one is biology, and the yellow one is computer, communication and space, fine। तो आप देखो कि अगर फिजिक्स की बात करें 2012 में 6 then boiled down to 2 only in 2021, ठीक, and again 2 in 2024। ऐसे केमिस्ट्री देखोगे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक। अब इसके अलावा फिर आप बायोलॉजी देखोगे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, नाउ अगेन अ जंप, here's a jump, 7 क्वेश्चन, लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन आए थे एंड 5 क्वेश्चंस दैट वर pretty difficult to solve, ठीक है। देन अगर आपका जो कंप्यूटर्स वाला पार्ट, कंप्यूटर वाले पार्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, तो 6, so it is more stagnant, 6 7 6 7, right। So the thing is, what should be our focus, right? What if they switch back to the 2012 pattern or 2016 pattern, then ask physics question, more physics questions? So predictability इतनी ज्यादा नहीं है, but one is thing is predictable here कि आपके कंप्यूटर वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऑन एन एवरेज 6 to 7 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, फाइन। कंप्यूटर्स के लिए आपके नोट्स हैं, उनको आप पढ़ना, ठीक है। अभी दिखाया तो आपको हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले दिखाता हूँ, क्वेश्चन दिखा लेता हूँ क्योंकि आपको पता लग जाए कि आप बाद में मुझे ना कोसो कि सर आपसे पढ़ाया वहां से आया नहीं, because these are the kind of question they have asked in 2024. So I will compare it with certain past MCQs which were doable and the kind of question which were not doable at all, fine। Number 1, अगर बात करें, ये मॉड्यूलेशन टेक्निक की बात कर रहा है। नाउ ये कहाँ पढ़ा जाता है, बेसिकली दिस इज वेरी, आई थिंक 9th तक की एनसीईआरटी में तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। और मैं बोलूं कि अगर जिसने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी करी हुई है तो भी वो सोचेगा, हाँ वो शायद उसने ढंग से पढ़ा होगा तब कर पाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन टेक्निक हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। सेकंड, अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दिस इज द न्यूमेरिकल बेसिकली, ठीक। प्लीज कम ऑन टाइम इन द क्लास, राइट। आधा आधा घंटा आप लेट आ रहे हो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग।
मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। नाउ इफ समवन नोज द फॉर्मूला टू हाउ टेक आउट मैग्नेटिक फील्ड, तब तो डुएबल है, वरना नहीं है, ठीक है। और जनरली हम बेसिक साइंसेस जो एक्चुअली पुराने पैटर्न के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे गए, ये सिर्फ लास्ट ईयर पूछे गए, ठीक है। फिर दूसरा देखोगे आप वेवलेंथ वाला, ठीक है ना। नाउ यू हैव टू टेक आउट वेवलेंथ। नाउ पहले इसमें आपको तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा फिर आपको निकालना है कि सेपरेशन कितना रहेगा दो स्लिट्स के बीच में। नाउ दिस इज अगेन नॉट डुएबल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी खुद फॉर्मूला याद नहीं है अभी, तो इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और यू कैनॉट प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मार्क माय वर्ड्स अगेन, डोंट प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप बेसिक पढ़ के जाओ, जो पहले चलता हुआ आ रहा है वो गलत नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गए आपके बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखो ये बायो के क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट इन द टेम्परेचर रेंज 0 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ थर्मोफाइल, ये है साइक्रोफाइल्स, हाइड्रोफाइल, मीजोफाइल्स। अब सुना ही नहीं है कहीं किताब में, मैंने तो आज तक देखा नहीं। ये 11th 12th की एनसीईआरटी में होगा, जिसने 10th के बाद बायोलॉजी ऑप्ट करी होगी तो वहां होगा। आई हैवंट स्टडीड एनीवेयर अप टिल क्लास 9th or 10th, राइट। सेकंड, नाउ दिस इज डूएबल, द टर्म एंटीबायोटिक। नाउ ये जैसे वर्ड है, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय, या फिर क्वेश्चंस अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि वैक्सीन किसने इन्वेंट करी थी, राइट। या फर्स्ट ह्यूमन मेड जो हार्मोन था जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया था। आप ऐसे बॉक्सेस देखोगे बहुत सारे हैं उसमें, राइट। तो उसमें से आपको ये ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो वी विल ट्राई टू कवर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास, ठीक है। देन इज again one bio question, which of the following is the first human hormone? Now this is easy one, ये भी 2024 का डुएबल, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इज आस्किंग हाउ विच वाज द फर्स्ट हार्मोन विच वाज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, द आंसर इज इंसुलिन फॉर दिस। तो ये किताब में भी दे रखा है आपका, राइट। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डुएबल और आप इसको ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन। अब आपको दिखाता हूं जो क्वेश्चन पहले जैसे आते थे, जो कि बोलते हैं बेसिक साइंसेस, जो सबको आती है, आप आराम से इसको कर सकते हो। नाउ निकल कैडमियम बैटरीज इज यूज इन, राइट। नाउ अभी हम तो लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं जो ईवी में यूज हो रही है, राइट। निकल कैडमियम होगी जो अभी पुरानी वाले सेल होते थे, राइट। तो कहां यूज होते थे? कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर, हर जगह यूज होते थे, ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो दिस इज डूएबल। सिंपल अगेन, अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें, न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट, ये कहाँ यूज होता है ये हम पढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। देन व्हाट इज द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उसमें डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर डूएबल, राइट। ओके, और यहां देखना हमेशा जब क्वेश्चन आते हैं, ये जो एक पर्टिकुलर कीवर्ड होता है लोग भूल जाते हैं, जैसे विच स्टेटमेंट इज नॉट है, तो नेवर फॉरगेट दिस। ढंग से स्टेटमेंट पढ़ना, उसके बाद करना इसको। तो नॉट असिडल एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, राइट, वहां फ्यूजन होता है, सबको पता है। फिर ये क्वेश्चन ट्यूबल है, सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ। तो बेसिकली जो बेसिक कंपोनेंट है सबका इन दोनों का सेम होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे क्लास में। इट्स बेसिकली ग्लूकोज, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रुक्टोस होता है, सुक्रोस होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एक मिनट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये चीज हम बाद में देखेंगे। लेकिन दीज क्वेश्चंस आर विच आर डूएबल एंड दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। नाउ अदर वे ऑफ डूइंग साइंस, राइट, तो you should not ignore it, at least the static portion which is doable. Number one, what should be your strategy? I believe your strategy should be solve all PYQs। जो आपके बुक आ रखी है, सबके पास बुक है, उसे सॉल्व करो, हल्के हल्के सॉल्व करना स्टार्ट करो। अभी नहीं, मे बी कुछ साइंस की क्लासेस हो जाए तब सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। एनसीईआरटी हम देखेंगे 7th 8th 9th, सिलेक्टिव रीडिंग, ऐसा नहीं पूरी पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत सारे चैप्टर बहुत ही ज्यादा रैंडम है, विच इज जरूरत भी नहीं है आपको उसको पढ़ने की। उसके अलावा आप नोबेल प्राइज फॉलो करो कि नोबेल वगैरह किसको मिले, एटलीस्ट लास्ट 3 साल के देख लो, लास्ट 2 साल के देख लो, चलो लास्ट 2 इयर्स किस किस को मिले हुए, ठीक है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी जो इसमें रिवीजन क्विजेज हैं जो आपके कोर्स में है साइंस की, उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस के टेस्ट हैं। इतना आप कर लो, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस करके आ जाओगे अगर 24 वाला पैटर्न रहा, राइट। इसके अलावा आपको मिले हुए हैं नोट्स, उन नोट्स को फॉलो कर लो, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। दूसरा तरीका है, अगर आप क्लास फॉलो नहीं कर रहे हो तो लोग लूसेंट पढ़ते हैं साइंस की। अगर आपके अंदर ठीक है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि दैट्स मोर और लेस वन लाइनर टाइप के होते हैं, उसमें फैक्ट 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 नॉट वन लाइनर बट फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप वो फॉलो कर सकते हो वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन ह्यूमन ब्रेन की एक कैपेसिटी है, और अगर आप उस बैकग्राउंड के नहीं हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एसिमिलेट दैट काइंड ऑफ नॉलेज in a short span of time. I hope I have made things clear here. Yes guys? तो आप क्लास अटेंड करना, ट्राई करना कि जो बताया जरा उतना तो फॉलो करो, है ना, खासकर जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। एंड अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, तो 10 अगर 15 क्वेश्चन में से आप 5 अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन आता है तो 5-6 तो करके आ ही जाओगे, इतना तो गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। और अगर इजी आता है जैसे पहले, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। फाइन फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद 7th क्लास एनसीईआरटी। 7th क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले दो जो चैप्टर हैं वो बायो से रिलेटेड है इसके। तो पहले है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बेसिकली व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो फूड है, फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और आप सबको पता ही होगा, जनरली सबको पता रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन, ठीक। तो इनको हम बाद में इलैबोरेट भी करेंगे आगे जाके, कि जैसे से एनसीईआरटी की अच्छी बात यह है कि हल्के हल्के लेवल बढ़ता है, तो इसमें भी जब हल्के हल्के लेवल बढ़ेगा, जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी, सो वी विल रिकनेक्ट कि हम बात करेंगे हमने पहले ऐसे पढ़ा था, राइट। देन इज सो व्हेन वी डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिशन प्लांट्स, सो वी शुड नो व्हाट इज फर्स्ट थिंग व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा then what is nutrition? So basically nutrition is how we take in food and how what happens to that food, वो पूरा न्यूट्रिशन का पार्ट है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली व्हाट हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज टेकिंग इन फूड एंड how that food is being utilized for the survival of that particular organism. That is your nutrition, because every living being requires energy, and how does one organism gets energy is via the nutrition process, ठीक है। अब अगर हम स्टडी कर रहे हैं, इफ यू सी द एनवायरमेंट अराउंड अस, राइट, सो न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड दिखेंगे, किस तरह से आप ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनटेक कर रहे हो। सो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स खुद अपने न्यूट्रिशन या जो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। ऑटो मींस सेल्फ, राइट। सो ऑटोट्रोप्स क्या हो गए? बेसिकली green plants. So these are the only organism which can produce their own food, simple as that. Then those plants or those organisms, not plants, those organisms which are dependent on the green plants or autotrophs, because rest of the organism cannot produce their own food, these are called heterotrophs, right? For example, human beings, animals, ये सारे क्या है? heterotrophs हैं। नाउ जो हम अभी देखेंगे प्लांट की न्यूट्रिशन में, तो ऑटोट्रोफिक तो हमें पता ही है, ऑल ग्रीन प्लांट्स व्हिच हैव क्लोरोफिल प्रोड्यूसिंग, दो ऑटोट्रोप्स। इवन इन प्लांट्स वी हैव हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जरूरी नहीं है कि कोई प्लांट होगा उसमें ऑटोट्रोपिक होगा, इट माइट बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। नाउ व्हाट आर दोस? फॉर एग्जांपल सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या हो गए? बेसिकली जैसे फंगस वगैरह, अभी आगे देखते हैं। पैरासिटिक, पैरासिटिक मींस विच जो दूसरे प्लांट एनिमल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अभी इसको देखेंगे आगे पैरासिटिक कैसे होता है, ठीक है। हॉलोजोइक आप छोड़ सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना हम देखेंगे इसमें।
I hope this is clear to everyone. What is nutrition? What are nutrients? This is very basic, right? Okay, good. Moving on. Now, अब अगर हम बात करें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि हेटेरोट्रोप्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोप्स. नाउ जो ऑटोट्रोप्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स अ क्वेश्चन. सो द बेसिक प्रोसेस जो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट. फोटो वर्ड जो आया कहां है, फोटोन से आया. फोटोन मींस लाइट, दैट synthesis means to make something, right? So making in the presence of light, that is photosynthesis. Now, as I said, autotrophs, those plants which have got chlorophyll. ठीक है ना? Chlorophyll is what? Is a green pigment found in plants. अब जब हम difference between animal cell and plant cell देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है वो कौन से ऑर्गेनल्स में प्लांट में होता है. नाउ अगर आपको ऑर्गेनल वगैरह वर्ड अगर नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, बस आपको याद रखना है क्लोरोफिल क्या चीज है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स में होता है. और कौन सा ऑर्गेनल में होता है, सब बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो यहां कहीं पता नहीं लिखा नहीं लिखा मैंने, लेकिन ये याद रखना है आपको, क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है इन प्लांट्स. दिस इज ग्रीन कलर. जो आपका होमवर्क है नाउ, द होमवर्क इज क्लोरोप्लास्ट में बेसिक एलिमेंट क्या होता है. जैसे कि ब्लड में हम बोलते हैं आयरन, राइट, आरबीसी आयरन. ऐसे क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है? एनीवन हु नोज द आंसर? व्हिच बेसिक एलिमेंट इज इन क्लोरोफिल? गुड अंकिता, मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम, Mg इज द राइट आंसर. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एलिमेंट वगैरह होता है, तो मैग्नीशियम होता है. नाउ एज वी सेड, नाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है बेसिकली? हमने जब बोला कि फूड चाहिए, फूड में हमने बोला कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स. तो कार्ब्स कैसे बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस? जो प्लांट बना रहा है वो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, राइट. तो आप इसको बोल सकते हैं स्टार्च, ठीक है. तो CO2 that is from the atmosphere in the presence of moisture, the plant is producing carbohydrates. इसका फॉर्मूला आप याद कर लो, C6H12O6, याद रखना, रट लो उसको, ठीक है ना. एंड as a byproduct it's also producing oxygen. इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना. तभी बोलते हैं ज्यादा पेड़ उगाओ, पेड़ उगाओगे ऑक्सीजन होगी, राइट. हरियाली ज्यादा अच्छी इसलिए होती है, और ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल. साफ सी बात है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. नाउ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है? लीव्स को देखते हैं. लीव्स का अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, राइट, सो व्हाट वी हैव, व्हाट वी कॉल द लीव्स इज स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या हो गए? स्टोमेटा इज प्लूरल, स्टोमा इज सिंगुलर, ठीक है ना. स्टोमा क्या होगा? जो लीव्स के ऊपर स्पेस है, जो आप बोलोगे जहां से लीव CO2 वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट. वाटर रूट से भी आ रहा है और एटमॉस्फेयर से भी ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है. तो स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव आर कॉल्ड स्टोमा, राइट. द स्टोमा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स. ये किडनी जैसे आपको सेल जो दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, राइट. ये खुलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है ना. तो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये खुल गए, ठीक है ना. और यहां से आपका इनटेक हो रहा है पूरा वाटर वगैरह सबका, ठीक. तो ये याद रखना है आपको, स्टोमेटा और गार्ड सेल्स. क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया. अभी जब क्लास 9th में, शायद 8th या 9th में, आपकी हाउ द सर्कुलेशन विद इन द प्लांट्स, प्लांट में जो भी फूड न्यूट्रिशन है या जो भी वो एक्सक्रीटा भी निकालेंगे वो कैसे सर्कुलेट हो रहा है. तो जैसे ह्यूमन बींग्स में भी ब्लड है, जहां से पूरा आपका एक्सक्रीटस एक तरीके से एक्सक्रीशन, वहां से हर एक सेल से एक्सक्रीशन आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ले जा रहा है, वैसी प्लांट्स में भी वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. दीज वेसल्स, दीज आर वैस्कुलर टिश्यूज आल्सो, इट्स कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है. ये आगे भी आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना. जब आएगा तब करना, लेकिन आपका अभी होमवर्क है, आगे तो मैं बताऊंगा. अभी होमवर्क है फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फंक्शन ऑफ फ्लोएम, ये आपको देखना है. यस गाइस,
समझ आ रहा है? So transportation of food and water. Water is xylem and food is phloem. फाइन, गुड. अगेन स्टिल आप घर जाके देखना कि कैसे होता है, वन वे स्ट्रीट, टू वे स्ट्रीट कैसे जा रहा है, रूट से ऊपर जा रहा है. तो जिन लोगों ने नहीं देखा, जस्ट गो एंड गूगल इट, यू विल फाइंड इट. इट्स वेरी इजी. आई विल टीच यू इन द क्लास. आगे एनसीईआरटी में है, लेकिन ये होमवर्क भी है. अगर मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा तो मुझे लगता है कोई पढ़ाई भी नहीं करेगा, तो मैं होमवर्क इसलिए दिया जा रहा हूं आपको साथ साथ में. नाउ एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि स्टार्च प्रोड्यूस हुआ नहीं हुआ. तो हर एक पर्टिकुलर इन केमिकल्स के लिए टेस्ट होता है. जैसे कार्ब्स के लिए टेस्ट है, प्रोटीन के लिए टेस्ट है. तो जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, बेसिकली स्टार्च. उसके लिए हम जो टेस्ट यूज करते हैं, आप रट लो, उसको नहीं पता तो आयोडीन टेस्ट. आयोडीन इज I2. ठीक है ना. इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इट विल टर्न ब्लू ब्लैक. ठीक है ना. तो स्टार्च का टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है, एंड इट टर्न्स व्हाट, ब्लू ब्लैक. तो बेसिकली अगर आप एक पटेटो, राइट, आलू का छिलका लोगे और आयोडीन में डालोगे तो आप देखोगे वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पूरा पूरा जो पटेटो, किसमें ज्यादा मैक्सिमम स्टार्च होता है उसमें, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है. फाइन. नाउ algae, now algae are not plants. ठीक है ना, they are not complete plants, but these are also organisms which have got chlorophyll. ठीक है ना. इनमें भी क्लोरोफिल है, so they can make their own plant, make their own food. ठीक है ना. they are not part of plant kingdom. अभी प्लांट किंगडम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन algae याद रखना, इनमें भी होता है. now हर एक प्लांट फूड प्रोड्यूस नहीं करता है, या फिर उसके पास कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं है कि वो फूड प्रोड्यूस कर पाए, या फिर जो एनवायरमेंट है इट्स नॉट दैट कंड्यूसिव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. फॉर इंस्टेंस, फूड प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिकली वाटर. अगर सपोजिटली वाटर ना हो, राइट, या वाटर कम हो, जनरली डेजर्ट्स में देखा जाता है. तो डेजर्ट्स में क्या होता है, जो प्लांट्स हैं दे मॉडिफाई. ना हाउ दे मॉडिफाई, आप सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ है. आप कैक्टस देखते हो, सो इट डजंट हैव गॉट लीव्स. सो लीव्स को हटा दिया जाता है एंड दे हैव व्हाट वी कॉल स्पाइन्स. ठीक है ना. अब स्पाइन्स हैं तो ऑब्वियसली स्टोमेटा नहीं है. स्टोमेटा नहीं है तो वाटर का लॉस भी नहीं होगा, राइट. प्लस जो उनका फूड प्रोडक्शन का फंक्शन है वो स्टेम ले लेगा. तो यू सी द स्टेम इज वेरी फ्लैशी इन डेजर्ट प्लांट्स, पर्टिकुलरली जैसे कैक्टस वगैरह है. तो दिस काइंड ऑफ प्लांट इन डेजर्ट जो मॉडिफिकेशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट्स. रिमेंबर द टर्म ज़ेरोफाइट्स. यस गाइस, समझ आ रहा है? राइट. तो आपसे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, आप सबके पास एनसीईआरटी होगी, राइट. अगर एनसीईआरटी नहीं भी है कोई बात नहीं, एटलीस्ट क्लास में जो पढ़ रहे हो स्लाइड्स है उसके तो छोटे छोटे नोट्स बना ही लेना, एंड कॉम्प्लीमेंट इट विद एज आई सेड विद टेस्ट सीरीज. क्योंकि टेस्ट सीरीज में या फिर जो क्विजेज हैं उसमें आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एक बेसिक फाउंडेशन तो आपको समझ आ जाएगी. हाँ भाई, ये जो टर्म्स हैं वो यू कैन कोरिलेट विद इट, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच एवरीथिंग विद इन द क्लास, राइट. नाउ मूविंग ऑन, how plant synthesize protein. Now we saw न्यूट्रिएंट का पहला पार्ट कार्ब्स प्लांट ने बना दिए. ठीक है. अगर हम बात करें प्रोटीन की, नाउ प्रोटीन का जो बेसिक एलिमेंट है, जैसे हमने कार्ब्स की बात करी, क्या बता रही हमने? C6H12O6. ठीक है. तो CHO द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कार्ब. फॉर प्रोटीन द बेसिक एलिमेंट इज एनीवन? बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन इज, बता दो यार, स्क्रीन में ही लिखा हुआ है. नॉट, नो नो नॉट, इट्स नाइट्रोजन, N. ठीक है ना. तो जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस के लिए आपको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी. नाउ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यू नो दैट. ये लोग, आप ये चीज आप ज्योग्राफी में ही पढ़ते हो. ठीक है ना. एंड यू नो व्हाट इज द percentage of nitrogen in the atmosphere? Can anyone tell me that? So easy है. 78. 70? 78, I suppose, or 76, something. 78. You shouldn't suppose. This should be
मेमोराइज बाय हार्ट कि Yes, sir. कितना So, कितना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड देयर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, राइट? देखो यार एग्जाम ही ऐसा क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ योर आईक्यू, रिमेंबर दिस, गुड, remember this test is not a test of your IQ, is a test of your memory, at least PCS level pre पे, है ना? तो इसमें वो नहीं है, आपको रटना है, रट लेना इसको अभी फिलहाल, ठीक है? नाउ जो नाइट्रोजन है, जैसे आपने बोला, some people have said 78%. now this particular nitrogen cannot be directly used by the plant. तो जो प्रोसेस है उस नाइट्रोजन को यूज करने का via the plants is called, what we call is nitrogen fixation. That is, the atmospheric nitrogen is being converted into nitrates and nitrites, ठीक है ना? NO3 minus NO2 मतलब बेसिकली दूसरे इसको कन्वर्ट कर दिया था so that the plant could utilize them. तो what we call this process called nitrogen fixation, ठीक है ना? अब ये कैसे होता है मैं आपको ये दिखा देता हूं. This is atmospheric nitrogen. Now you have what we call as bacteria within the soil. Can anyone tell me the name of some of the bacteria which help in nitrogen fixation? rhizobium, ये कोई one rhizobium, any other? और भी होते हैं क्या? राइजोबियम है, साइनोबैक्टीरिया है, और एक आध और होगा, अभी मैं इसको देख लूंगा अगर मैंने लिखा होगा, लेकिन think what I am trying to There's stress. some Azotobacter is also there as Yes, well. Azobacter. Yes, Azobacter is also there. Good, good, good. Right. Azobacter. So Azobacter, Cyanobacteria, Rhizobium, they are found in what soil? So what they are doing is nitrogen fixation. So they are converting nitrogen into these nitrites, right? So that it could be used by the plant. तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में स्वेलिंग होती है, उसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, पर्टिकुलरली पल्सेस, है ना? पल्सेस में दाल वगैरह जो होती हैं, राइट? तभी अगर आप पढ़ोगे, अगर जब आप रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते हो तो बोलते हैं क्या, आई एम नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, आर पीपल एबल टू सी द स्क्रीन? यस गाइस, प्लीज रिफ्रेश योर ब्राउजर, इट्स विजिबल ओवर हियर, फाइन. सो इसलिए बोलते हैं कि जब आपके, जैसे अभी पंजाब की जो इशू है कि मोनोक्रॉपिंग हो रही है, तो बोलते हैं कि आप पल्सेस वगैरह लगाओ, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, जो आपकी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी दोबारा आप रिकवर कर पाओगे, बिकॉज आप इतना ज्यादा फर्टिलाइजर लगा रहे हो. नाउ माय क्वेश्चन इज, कौन सा फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रोटीन? कौन सा होता होगा? NPK. Anyone? One answer is NPK. The answer is यूरिया, ठीक है ना? यूरिया जो NPK बोला ना, अभी किसने NPK बोला, मैं इसमें वो कर दूं NPK. तो जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से ये भी रट लेना आप, क्या रेशियो होना चाहिए? इट शुड बी 4:2:1, ठीक है? दैट इज नाइट्रोजन शुड बी फॉर P इज फॉर फॉस्फोरस 2, K इज पोटेशियम 1, इस रेशियो में डालना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ द सब्सिडी मॉडल जो हम फॉलो कर रहे हैं, यूरिया इज रियली चीप, तो N हम बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं, क्योंकि P इज वेरी एक्सपेंसिव, जो उसमें सब्सिडी देते हैं, इतनी सब्सिडी नहीं मिलती है उसमें, ठीक है? तो इफ द क्वेश्चन दे आस्क यू NPK का रेशियो, आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 4:2:1, फाइन. नाउ कमिंग बैक, पल्सेस. सो पल्सेस में आपके जो रूट्स हैं, यहाँ पे रूट नोड्यूल्स, इसमें आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो उनकी जो रूट्स होती हैं वो फुली हुई होती हैं, ठीक है ना? इसको लेग्यूमिनस प्लांट्स आल्सो. सो पल्सेस आर व्हाट? लेग्यूमिनस प्लांट्स. सो इट हेल्प इन व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? आई होप सबको समझ आ गया यहाँ तक. यस गाइस, ओके. जो भी मुझे एक्स्ट्रा आएगा मैं ऐसे ही बताता रहूंगा आपको ना, होमवर्क वगैरह देते रहेंगे. सो फर्टिलाइजर के बारे में मैंने बता दिया आपको, यूरिया इज इट, यूरिया, राइट? आप घर जाके एक बार यूरिया का फॉर्मूला देख लेना,
बस और कुछ मत करना, फॉर्मूला ऐसे ही देख लेना। फॉर्मूला देखने में क्या हो रहा है कि जो NPK है, ठीक है ना, नाइट्रोजन जो यूरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, P, फॉस्फोरस के लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और पोटेशियम के लिए कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ये आपको देखना है। एंड द रेशियो एज आई टोल्ड यू, होना आइडियल रेशियो शुड बी 4:2:1। आई होप एवरीवन गॉट इट, यहां तक समझ आ गया सबको? राइट, लेट्स मूव ऑन देन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ अभी हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करी। नाउ व्हाट अबाउट हेटेरोट्रोपिक, दोज प्लांट्स who are not able to produce their own food? तो हमने क्या बोलता है, उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स हेटेरोट्रोपिक में ही आएंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं। नाउ फर्स्ट वन इज पैरासिटिक। नाउ इफ ये आपने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, वो कैसे एक रिलेशनशिप रखते हैं, उसके बेसिस में हम अलग अलग नाम से उसको बोलते हैं। अभी मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, वो आपको होमवर्क भी दूंगा। सिंपल सा पहला देखते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक इज, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक गेन कर रहा है और एक लूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा है, लाइसिस, जूं आपके सर में है, राइट, तो जो लाइस है वो इट इज सकिंग द ब्लड आउट ऑफ यू, सो इट इज गेनिंग, बट यू आर, आपका क्या हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है सर में, राइट, आपका ब्लड जा रहा है, सो यू आर नॉट गेनिंग। सो वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गेनिंग एंड अनदर इज नॉट गेनिंग। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पैरासिटिक रिलेशनशिप। सिमिलरली एक एग्जांपल और दे सकता हूं मैं आपको, टेप वर्म का। टेप वर्म का होता है, आपके पेट में होते हैं कीड़े, जब पेट में आते हैं तो आप एल्बेंडाजोल गोली खाते हो, राइट, सब बचपन में खाई होगी आप लोगों ने। तो उसमें क्या है, इट अगेन इज अ पैरासिटिक रिलेशनशिप, द टेपवर्म इज गेनिंग ऑन आवर बिहाफ और हमारे पेट में इश्यूज रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक रिलेशनशिप। सो इन प्लांट्स पैरासिटिक रिलेशनशिप कौन कौन से में दिखा जाता है, तो एक होती है अमरबेल, जो आपकी किताब में एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसका नाम है क्यूसाटा अंग्रेजी में, ठीक है ना। सो पीली रंग की होती है एंड इट कवर्स द होल ट्री, तो बेसिकली इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द बिगर ट्री। सिमिलरली अगर अपन सिर्फ एग्जाम्पल रटने, रैफलिजिया, ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस ट्री, अगर ये याद भी नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रट लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। फाइन, आई होप ये पैरासिटिक रिलेशनशिप समझ आया क्या होता है। ओके फाइन। सेकंड इज इंसेक्टिवोरस। सो some plants grow in soil which is really poor in nitrogen। अब नाइट्रोजन पुअर है तो ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ गई। तो ऐसी सॉइल्स में जो प्लांट उग रहे हैं, एसिडिक सॉइल which has poor nitrogen content, so what they do is they modify themselves so that they could get protein from somewhere else। so कहां से लेंगे, तो बेसिकली वो लेते हैं आपके अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्लाई हो सकती है, ठीक है ना, बी हो सकती है। एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। आप ये इसकी जो फोटोग्राफ्स तो अगर लगाई नहीं मैंने इसमें, आप अपनी किताब में देख सकते हो, वरना गूगल कर सकते हो, या पिक्चर प्लांट। सो क्या करते हैं, बेसिकली ये ट्रैप कर लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो ऑर्गेनिज्म को, और किल इट एंड सक दी प्रोटीन आउट ऑफ इट, या नाइट्रोजन कंटेंट जो भी बोल सकते हो आप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सैप्रोट्रोफ्स। सो कल अगर आपसे कोई पूछे सैप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, तो आपको इसका पहले बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। सैप्रोट्रोफ्स आर organisms who take their food or nutrition from decaying matter, dead or decaying matter, ठीक है ना। जैसे कि we talk about fungus, right? so अगर आप एक ब्रेड है उसको आप छोड़ देते हो and it has certain amount of moisture, तो कुछ दिनों बाद उसमें फंगस दिखती है। फंगस क्या है, बेसिकली सैप्रोट्रॉफ। so it is getting its nutrition from where, from dead and decaying matter, that is bread, right? तो fungi इसका example हो गया। now this is not given in your book, ये आपको होमवर्क भी दूंगा मैं और आपको बताना भी है। जैसे मैंने आपको बताया, in environment the organism develops certain kind of relationship, right? in certain kind of relationship both the organism benefit, ठीक है ना।
इसे हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म, वेयर बोथ द ऑर्गेनिज्म, let us call organism A and organism B, both are benefiting from the relationship, so हमसे बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। अब आपका होमवर्क यह है, इसके आपको जो मेन एग्जाम्पल कोट होते हैं वो देखना है, या मेरे आपसे मेरा एनवायरमेंट में पढ़ाया होगा, आई डोंट नो, ठीक है। सिमिलरली जैसा भी आप मैंने लिखा भी इस एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक, तो एक यही है, ठीक है। जैसे अभी हमें थोड़ी देर पहले देखा राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स, राइट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसको फूड वगैरह मिल रहा है प्लांट से, और प्लांट को आप वो नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद वो प्रोटीन में कर रहा है। सिमिलरली यू कॉल्ड इट लाइकेंस और लिचेंस, जो बोलना चाहो, ठीक है ना। ये यूपीएससी का भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, या फिर बहुत जगह पहले यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, आई थिंक 2013-14 में, सो डायरेक्टली केम फ्रॉम दिस बुक ओनली। तो लाइकेंस क्या है? बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एनीवन, Algae, एंड Fungi. फंगाई। सो लाइकेंस आर बेसिकली algae एंड फंगाई के बीच में होती है, ये आपकी किताब में दे रखा है। कल अगर आपसे पूछा जाए लाइकेंस क्या होते हैं, तो algae और फंगाई बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एंड दे आर आल्सो यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर तो बेसिकली पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन को चेक करने का काम आता है। देखना आप क्या चीज है, बाद में देखेंगे हम इसको, जब हम एनसीईआरटी की नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो लाइकेंस के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, पैरासिटिक रिलेशनशिप, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। अगर प्लांट्स की बात करें, क्यूसेटा इज एग्जांपल। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, लाइसेस और टेपवर्म्स आर एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ए एंड बी, राइट। फिर आपका कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म हो गया कि एक को पॉजिटिव फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल आपको घर जाके देखना है कि कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल क्या है, और जो एग्जाम्पल आप देखोगे बहुत ऐसे करना है जो पॉपुलर एग्जाम्पल है, ज्यादा डीप में जाए, क्योंकि आप मेंस का आंसर नहीं लिख रहे हो, क्योंकि वहां पे आपसे पूछना है व्हाट इज कमेंसलिज्म। तो ये आपका टेबल बना हुआ है, पॉजिटिव 0 0, मतलब पॉजिटिव मींस वन इज बेनिफिटिंग, नेगेटिव मींस अनदर इज नॉट बेनिफिटिंग और उसको सफर कर रहे हैं। तो इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेना आप। आई होप ये समझ आया। यस गाइस, गुड। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ऐसे ही डाल दिया था। तो ये होता है आपकी प्लांट न्यूट्रिशन यहां कंप्लीट। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एनिमल न्यूट्रिशन। नाउ animal nutrition, as I said, they are dependent on plants, and plants are dependent on what? Photosynthesis, right? Photosynthesis means photon, light they get from sunlight. So basically sun is the ultimate source of energy. So all heterotrophs, that is human beings, we talk about particularly about human beings in this chapter, they are dependent on plants for their nutrition. Fine. Now जो humans में nutrition है, that is how the human beings are taking in food and then utilizing it, that is nutrition. तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसका 4-5 इसमें वो है, ठीक है। अब पहला होता है आपका इंजेशन, जब वो न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हो, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो, दैट इज योर फ्रॉम योर माउथ, दैट इज योर बकल कैविटी, राइट। अभी आगे देखते हैं। देन सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन, जो आपके पेट में स्टार्ट हो रहा है। थर्ड इज योर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो आपके डाइजेशन। नाउ द वर्ड डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? Digestion is basically the breakdown of the nutrients. Now, what are the nutrients? As I told you, that are the carbs, carbohydrates, fats and proteins. उनके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हम उसको तोड़ रहे हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं डाइजेशन, ठीक है ना, जो पेट में आपके हो रहा है, पेट में और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में। तो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन जो हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड लास्ट इज इजेशन, दैट इज ये आपके एनस और जो बिग इंटेस्टाइन का पार्ट है। कुछ पार्ट यहाँ पे भी है कि ऐसा नहीं है, बिग इंटेस्टाइन में भी आपका एब्जॉर्प्शन होता है, अभी देखते हैं आगे। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वील टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन बेसिकली ह्यूमन बींग्स, और कुछ एक काऊ का देख लेंगे और अमीबा जो आपकी बुक में दे रखा है। यस गाइस, यहां तक समझ आ रहा है? फाइन। यस, समवन हैज रेज्ड देयर हैंड। आयुषी, यस प्लीज गो अहेड इफ यू हैव अ क्वेश्चन।
शो अ थम्स अप, तो थम्स अप वो वाला इमोजी वाला कि समझ आ गया। अगर पूछना है तब आप हैंड रेज करना। फाइन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बताया था आपको मैंने, C6H12O6, जैसे बिग मॉलिक्यूल, जो इसका मोनोमर है, ठीक है, पॉलीमर मतलब ये छोटे छोटे यूनिट हैं, राइट। जब वो एक दूसरे लिंक होते हैं उसको पॉलीमर बोलते हैं, और उसका सिंगल जो होता है उसका मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। तो कार्ब उसका कौन सा है, ग्लूकोस, ठीक है, रिमेंबर दिस। C612 जब इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं N, ठीक है ना। ग्लूकोस हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म इसका। फिर जो फैट की बात कर रहे हैं हम, फैट का जो टेक्निकल टर्म है, फैट इज अ टाइप ऑफ अ लिपिड, हम बोलते हैं लिपिड, ठीक है ना। जब आप अपना टेस्ट भी कराते हो, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, राइट। तो इसका जब ये ब्रेक डाउन होता है वो किसमें होता है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन जो N वही नाइट्रोजन से बना है, बेसिक नाइट्रोजन, इट ब्रेक्स डाउन टू इनटू व्हाट वी कॉल अमीनो एसिड्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली आपकी जो एनर्जी है, ठीक है ना, जो हम बोलते हैं एटीपी बोलते हैं ना। व्हाट इज एटीपी? Amino triphosphate. या बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये बेसिक जो आप, जैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो क्या हो रहा है, बेसिकली कार्ब्स के थ्रू आ रही है। तो सुबह आप खाना खा रहे हो, कार्बो, हमारी जो पर्टिकुलरली इंडियन डाइट है उसमें कार्ब्स काफी ज्यादा हाई होते हैं, राइट। So this is whatever activity we are doing it, we require energy, वो कार्ब से आती है, ठीक। फैट का आपको पता ही है, फैट आपकी बॉडी को इंसुलेट करने के भी काम आता है, राइट। ठंड हो रही है, अगर फैट नहीं होगा तो ज़्यादा ठंड लग जाती है, और भी फंक्शन है बाद में देखेंगे। एंड प्रोटीन इज बेसिकली फॉर योर मसल मास, राइट। सो जो लोग जिम जाते हैं आप देखोगे वो अपनी प्रोटीन डाइट बढ़ा देते हैं सो दैट मसल्स ज़्यादा बना पाए, ठीक है ना। एंड मसल इज रिक्वायर्ड फॉर योर वॉकिंग एंड ऑल द अदर sternest activities. Fine. Now let's see. So जो ह्यूमन बींग्स में जब आप डाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर बकल कैविटी, बकल है मुंह की बात कर रहा हूँ, माउथ और बकल कैविटी टेक्निकल टर्म, राइट टू योर रेक्टम एंड एनस, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। रिमेंबर दिस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल हैज डिफरेंट पार्ट्स, एंड जो प्रोसेस मैंने आपको बताए वो यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। So let's start with, first of all मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। दिस इज द बकल कैविटी, राइट, जहाँ से हम इंजेक्शन कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। देन द फूड इज गोइंग डाउन योर ईसोफेगस, दैट इज द फूड पाइप। उसके बाद आपका स्टमक, ठीक है ना, दिस इज स्टमक, जे शेप होता है, ठीक है ना। और उसके पीछे हल्का सा लीवर होता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइजेशन प्रोसेस। देन यू हैव द पैनक्रियास, ये भी डाइजेस्टिव जूस निकालेगा, अभी देखेंगे कौन से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के ऊपर काम करता है। देन यू हैव दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, एंड देन दी लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन ये अंदर वाली, और लार्ज इंटेस्टाइन, देन यू एक्सक्रीट। अब देखते हैं हर एक जो ऑर्गन है क्या क्या काम कर रहा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद माउथ और बकल कैविटी। सो वी हैव व्हाट वी कॉल इंजेक्शन। तो आप खाना खा रहे हो, टूथ से च्यू कर रहे हो, सो आपके अलग अलग तरह के दांत हैं, राइट। यू हैव द इंसिजर्स, मोलर्स, प्री मोलर्स, राइट। अभी दिखाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो दीज आर दीज, तो आपको पता होना चाहिए हर एक का फंक्शन क्या है। इंसिजर्स, दे आर लोकेटेड एट द फ्रंट, सबसे आगे वाले दांत, दीज आर यूज्ड फॉर कटिंग द फूड। उसके साइड वाले इंसिजर्स सामने हो गए, आपके जो साइड में कैनाइंस टीयरिंग द फूड, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाले टीयरिंग के लिए आते हैं, दीज आर द इंसिजर्स। देन इज प्रीमोलर, इंसिजर्स के पीछे प्रीमोलर, तो क्रशिंग एंड टीयरिंग द फूड। एंड देन यू हैव द मोलर, जो सबसे पीछे हैं, ये भी वही काम करते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, राइट। सो आपको सारे दांतों के बारे में पता होना चाहिए, सबका फंक्शन क्या क्या है ना। आप जब ये पता लग गया आपने खाना खा लिया है, ठीक है, ठीक है, तो
मुंह में जो आपका थूक बन रहा है, राइट, सलाइवा, वो भी एक ग्लैंड के थ्रू आता है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, राइट। अभी इसके बारे में बात पढ़ेंगे, बाद में करेंगे बात, आई थिंक 9th क्लास में है शायद, ठीक है ना, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम सब कुछ है। तो एक है, इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ सलाइवा निकल रहा है। सलाइवा का काम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। सलाइवा जो है, जो आपका कार्ब है, न्यूट्रिशन, आप जो खाना खा रहे हो, स्टार्च, उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम स्टार्च की डाइजेशन की बात करें या स्टार्च की ब्रेकडाउन की बात करें, स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, एंड द फर्स्ट पर्टिकुलर योर ग्लैंड, और यू कैन से द जूस, व्हाटएवर वी से, वो सलाइवा है जो स्टार्च के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। यहां पे प्रोटीन और फैट के ऊपर काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना। देन यू हैव द टंग विच इज फॉर टेस्ट। नाउ योर होमवर्क इज, जो टंग, जो आप अलग अलग टेस्ट फील करते हो, वेदर स्वीट, सार, बिटर, कौन से पार्ट से कौन सा होता है, ये आपकी शायद बुक में ले रखा है। तो आपका होमवर्क है कि पीछे वाले पार्ट टंग से आप बिटर टेस्ट करते हो, आगे वाले से स्वीट करते हो, यू हैव टू फाइंड इट आउट। फाइन। So front one is the sweet one. Sides, front one is the sweet one. Last one is the sides are the salty. Last one is sour. Yeah, there are four types of tastes. फाइन, गुड गुड गुड। तो ये बाकी लोग भी ढूंढना, देखना भी किताब में दे रखा है। एंड सिमिलरली वी हैव व्हाट वी कॉल आयोडीन टेस्ट, जिससे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। आयोडीन टेस्ट इज फॉर व्हाट, स्टार्च। तो व्हेन यू आर च्यूइंग राइस, राइट, तो वहां पे आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हो, राइट, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था। हैविंग सेड दैट, व्हेन यू हैव इंजेस्टेड द फूड, वेयर डज इट गो? नाउ हियर इज इट। सो आपकी जो फूड पाइप, राइट, इट्स कॉल्ड ईसोफेगस, इसके पीछे ही पैरेलल चलता है आपका विंड पाइप, राइट। विंड पाइप को क्या बोलते हैं? एनीवन? टेक्निकल टर्म? Pharynx? Pharynx नहीं, I don't think it's called pharynx. I think it's called trachea. Okay, sorry, trachea. Trachea, ठीक है, trachea होता है। Now, when the food is going, sometimes you will see that आपका जो food है कभी कभी wind pipe में आता, then you काफी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, एंड खांसने लग जाते हो, राइट। सो टू अवॉइड दैट, that the food should not go in your windpipe, so we have a particular small organ over there, छोटा सा, इसे हम बोलते हैं epiglottis। मुझे याद आ गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ epiglottis। epiglottis क्या है? Basically it covers the opening of your trachea, that is the windpipe। Fine। मैंने भी बहुत पुराने, मैंने बहुत सदियों पहले पढ़ी थी ये बायोलॉजी, मैंने 10th में छोड़ दी थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें मुझे भी फिलहाल याद है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एपिग्लॉटिस, आई होप, EPIGLOITIS, स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक इट आउट। तो दिस इज अ कवरिंग ओवर योर विंड पाइप, सो दैट इज द फूड डजंट गो देयर। फाइन। नाउ जो फूड आपका विंड पाइप से, सॉरी, फूड पाइप से नीचे आ रहा है, वो एक वेवी मोशन में आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? जो वेवी मोशन है, इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। जस्ट रिमेंबर द टेक्निकल टर्म, कुछ रटना है, मैंने भी रट लिया है। पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं जो वेवी मूवमेंट हो रही है आपके फूड पाइप में, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब खाना कहां पहुंचा आपका? पेट में, दिस जे शेप्ड ऑर्गन, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है? फूड का डाइजेशन चल रहा है, तो आपको पता ही है हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे स्टमक में आपके 3 तरह के वो हो रहे हैं। फर्स्ट इज इट इज सेक्रेटिंग म्यूकस, सेकंड इज HCl, and third is digestive juices. Now each and every particular liquid, or you can say secretion, has a function. Now, what are the function? Number one, mucus. Mucus क्या है? It is protecting the inner lining of the stomach, because the medium of stomach is acidic. HCl release हो रहा है, तो HCl क्यों, किस काम आता है? Killing bacteria, but at times could be harmful for you only, क्यों आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो म्यूकस इसको बचा रहा है। दोज पीपल
who have this acid reflux problem, आपको देखो खट्टे की डकारें आती हैं, राइट? तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपका HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ना, और आपको जलन की वो आती है. सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? जब आपका पेट में एसिडिटी होती है तो आप क्या खाते हो? यस गाइस, एनीवन? Antacid. Pantacid. So any solution which has basic, well, which has base, मतलब basic Yes, in nature, we fine. can So take that. एसिड प्लस बेस, ये बाद में भी आएगा, ठीक है ना, रेपिटेशन होगा तो रिवीजन ही होगा. इज बेसिकली योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सॉल्ट बन जाता है. तो पेट आपका एसिड है तो आपको बेस लेनी पड़ेगी, तो आप क्या खाते हो? जैसे बोला पैंटासिड. और पैंटासिड में क्या होता है? बेसिकली बेस. बेस कौन सी होती है? डाइजिन में क्या होता है? यस, कौन सी बेस होती है जनरली? कोई भी बेस खा लो, KOH, NaOH सब खा लो. एनीवन? डाइजिन So milk of मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सो बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है. चेक करना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना. तो ये आपके बेसिकली बेस होती है और आपकी एसिडिटी को कम करने का काम आता है. थर्ड इज डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं स्टमक में. सो व्हाट आर दे डूइंग इज, यहां पे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन हो रहा है. तो स्टमक में हम बोले, मुंह में तो आपने स्टार्च रिलीज करा और स्टार्च की वजह से क्या हुआ, आपका कार्ब्स के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ. पेट में प्रोटीन के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया, जो डाइजेस्टिव जूस निकल रहे हैं. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यस गाइस? फाइन. नाउ अब आते हैं हम, खाना आपका पेट से अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले गए, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका ऑर्गन है, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, मतलब बहुत लंबा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी लॉन्ग होता है, 7.5. सो अप्रॉक्स, रिमेंबर दिस, अप्रॉक्स इज 7.5 मीटर, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना. अब इसके क्या क्या पार्ट्स हैं? सो डू इट एनालिटिकली, इजी हो जाएगा. तो पार्ट रख लो. ए डुडोनियम, बी जुजिनम, सी इलियम. सबका जो पार्ट है अलग अलग काम है, ठीक है ना. नाउ जो डुडोनियम का काम है, यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रिया है वहां से आपके सेक्रीशन आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस, और ये काम कर रहा है कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तीनों में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक. फिर बाइल जूस. अब बाइल जूस है वो कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना. अब कुछ लोग गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं. जो आपका लीवर है, लीवर से आपका बाइल जूस निकल रहा है. बाइल जूस कहां स्टोर हो, आपका गॉल ब्लैडर में. कभी भी गॉल ब्लैडर में स्टोन आता है तो गॉल ब्लैडर को आप निकाल देते हो, ठीक है ना. तो ये जो आपका बाइल जूस है वो किसके ऊपर काम कर रहा है? फैट के ऊपर. रिमेंबर दिस. सो डुडोनियम जो पहला पार्ट है, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस, इट वर्किंग ऑन कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. बाइल जूस जो लीवर से निकल रहा है, राइट, इट्स वर्किंग ओनली ऑन फैट एंड इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर. आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन. नाउ अभी खत्म, ये खाना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है. तो दूसरे पार्ट में जा रहा है जुजेनियम. अब जुजेनियम में क्या है? विलाय. विलाय क्या है? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे, ठीक है ना, बने हुए. अब बेसिकली इसमें क्या है? खाने को रोक रहे हैं एंड इट इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, राइट. जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, जहां पे क्या हो रहा है, कार्ब्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, लीवर सॉरी प्रोटीन आपका अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. फैटी एसिड्स हैं, फैट से, लिपिड से, राइट. वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि विलाय के पीछे क्या होता है? ब्लड वेसल्स. क्योंकि साफ सी बात है, ह्यूमन बीइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, हर एक सेल को खाना चाहिए. खाना आप ऐसा नहीं है कि रोटी खिलाओगे इसको आप सीधा, तो रोटी तो जाएगी नहीं, लेकिन ये स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे. वो कैसे जाएंगे? ब्लड के थ्रू, जो ब्लड का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन, राइट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट. तो वो कहां से? पेट में विलाय के थ्रू हो रहे हैं. विलाय ऐसे छोटे छोटे वो आपके ऑर्गन्स बोल लो, ठीक है ना, ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे इसको, स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पीछे ब्लड वेसल्स हैं, और यहां से आपके जो smaller unit of carbs, that is glucose or maybe
amino acids are being absorbed and being transported to each and every cell, right? तो यहां पे क्या हो रहा है आपका absorption. Then is ileum, the last part. ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये आपका जो बाइल एसिड है ऊपर वाला उसको एब्जॉर्ब कर रहा है एक्स्ट्रा, प्लस विटामिन B12. रिमेंबर दिस, विटामिन B12. विटामिन बी, आपका होमवर्क जो है वो देखना है, विटामिन B12 का जो टेक्निकल नाम है वो आपको देखना है. यस गाइस, आई होप यू आर देयर विद मी. विटामिन बी बहुत तरीके के होते हैं ना, तो उसमें विटामिन B12 जो है उसका वो देखना है. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, विटामिन B12 जनरली जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में B12 नहीं होता है, तभी आप उसको सप्लीमेंटेशन से करते हो. न्यूरोबियन फूड वगैरह खाते होंगे आप, तो विटामिन बी का ये है वो, राइट. तो ये चीज आपको नॉन वेज में ही मिलती है. नाउ तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का काम, ठीक है ना. तो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना. अब एसिमिलेशन. एसिमिलेशन कैसे, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है आफ्टर दिस, ऑल दी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, राइट, फैट, they are reaching the cells, and here the cells are utilizing to produce energy, जो हम ATP की बात कर रहे थे, and वो जरूरी है हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस के लिए, right? तो this process is called assimilation. I hope everyone has got it. यहां तक समझ आ गया हो? तो ये फंक्शन हुआ है आपके किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के. नाउ लेट्स मूव ऑन लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. ओके, अब आगे आपका कुछ एब्जॉर्प्शन यहां पे भी हो रहा है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेशन प्रोसेस, इजेशन, दैट इज रिलीज कर देना मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक. तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, रट लेना इसको, ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर सॉल्ट्स. जो खाना है उसमें कुछ एक्सेस वाटर होगा, सॉल्ट होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेना कि बाद में कहीं बॉडी में काम है. और फाइनली रेक्टम से आपका एनस, जिसको बोल रहे हैं यहां से, इजेक्शन हो रहा है बाहर, जो आपका वेस्ट है डाइजेशन प्रोसेस के बाद. सो दिस इज हाउ डाइजेशन और न्यूट्रिशन is being, this is the whole process. Nutrition, the human beings are getting all the nutrients and performing all their activities, right? So ये पूरा human beings का था. प्लांट का हमने देख लिया. अब कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं जो आप, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये किताब में भी दे रखा है. एक आपका देते हैं काउ के बारे में, जो किताब में दे रखा है, और दूसरा अमीबा, बहुत पॉपुलर है, बचपन में भी हमने पढ़ा था. तो डाइजेशन इन काउ, ठीक है. तो जैसे हमारा एक स्टमक है, काउ के 4 स्टमक होते हैं, तो आपने देखा होगा मंचिंग, राइट. द काउ ईट्स द फूड एंड ब्रिंग्स इट बैक फ्रॉम वन ऑफ इट्स इंटेस्टाइन एंड स्टार्ट चूइंग इट अगेन, राइट. उसको क्या बोलते हैं हम, जो स्टमक है उससे बोलते हैं रूमेन, जहां से वो वापस खींच रही है, और जो फूड उसे पहले खाया था और वापस लेके आ रही मुंह में, उसे बोलते हैं कड, CUD, कड. इज पार्टली डाइजेस्टेड फूड. And this whole process is being called as rumination. जो काउ अपने फ्री टाइम में it's chewing the food, it's called rumination. I hope ये तक ये समझ आ रहा है सबको, जो टर्म्स हैं. एक ही को समझ आया, कोई बात नहीं, वरना गाय देख लेना, समझ आ जाएगा क्या करती हो. ओके. Now, similarly, you have what? Digestion in amoeba. Now, amoeba क्या है? Basically, unicellular एक organism है. उसको भी खाना चाहिए. अब वो खाना कैसे लेता है? आप ये एक प्रोसेस देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है. The whole same process is going on. Just remember this. Suppose this is the food. Amoeba moves towards it, and it has got what you call false foot. Pseudo means false. Podia means foot. अगर आप इसकी लैटिन वर्ड देखोगे, सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स फुट, तभी तो पोडियम बोलते हैं जहां पे खड़े होते हैं. तो फॉल्स फुट को क्या बोल रहे हैं? सूडोपोडिया. सो व्हाट डज इट डू इज, वो सूडोपोडिया जो फूड है उसको कवर करता है सूडोपोडिया से, एंड इट क्रिएट्स व्हाट, ये इंजेक्शन हो रहा है. देन उसने इसको डाइजेशन करना स्टार्ट किया, केमिकल्स और डाले, एब्जॉर्ब करा, एंड इससे वही इंजेक्शन वगैरह सब वही प्रोसेस है. तो द वर्ड विच यू नीड टू रिमेंबर इज सूडोपोडिया और फॉल्स फीट, जो आपसे पूछा जा सकता है.
नाउ एनसीईआरटी ये चैप्टर लास्ट पार्ट है, उन्होंने डायरिया एक्सप्लेन करा है. व्हाट इज डायरिया? कैन एनीवन एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज डायरिया? यस गाइस? So dehydration. डायरिया से डिहाइड्रेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है डिहाइड्रेशन में तो डायरिया हो. डिहाइड्रेशन तो आप कभी धूप में चले जाओ, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, 1 घंटा खड़े हो जाओ. Basically, diarrhea is when your stomach gets infected by maybe a bacteria or maybe even fungi, right? तो आपका पेट खराब हो जाता है. So you have what? Watery stools. उसे डायरिया होता है. तो जो watery stools हो, आप जो भी खा रहे हो सीधा निकल जा रहा है विदाउट एब्जॉर्प्शन, तो जो बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस है वो रुक गया, और वाटर बिल्कुल जैसे आप खा रहे हो वैसे ही निकल जा रहा है सब कुछ पानी की तरह, उसे हम डायरिया बोल रहे हैं. और जो पानी निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, सभी बोलते हैं पानी पीते रहो, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्ट की कमी भी आती है. अब वो सॉल्ट की कमी ना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सिंपल सा ORS. व्हाट इज ORS? एनीवन? ये तो पता होगा सबको, गर्मियां आ गई हैं. ओरल रिहाइड्रेशन सप्लीमेंट, राइट? कुछ नहीं होता, पानी में नमक और चीनी मिला दो, वो भी ORS का काम करता है, राइट? सो दिस इज डायरिया एंड दिस इज ORS. Okay, so with this we have covered the bio part of your NCERT class 7. Tomorrow we will see the physics part, और ऐसे हल्के हल्के जितने भी important chapters है हम complete कर लेंगे. If anyone has any question you can ask. Yes guys, do you have any question online? सो आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा, जितना मेरा आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं समझा सकूं, क्योंकि साइंस जनरली मैं पॉलिटी IR वगैरह पढ़ाता हूँ, सोसाइटी पढ़ाता हूँ, लेकिन साइंस जनरली मैं अवॉइड ही करते हैं, साइंस पढ़ाता भी नहीं कोई, लेकिन जितना आता है उतना पढ़ा देंगे आपको. इज दिस एनफ? एज आई सेड व्हेन द क्लास स्टार्टेड, साइंस इज वेरी वास्ट, राइट? नाउ what you can do is, so it will be very difficult for me also to cover each and every aspect of science, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन कैन वेरी. जैसे मैंने वो, अगर आपने क्लास स्टार्टिंग से नहीं करी, क्लास स्टार्टिंग से देखो, आई हैव शोन यू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम एक्सट्रीम डिफिकल्ट लास्ट ईयर विच वर अनडूएबल फॉर एवरीवन टू इजी क्वेश्चंस जो कि इनसे अटेम्प्ट हो सकते हैं. So the only way is you follow the standard books. You cannot prepare for something which no one knows or it's difficult to do. That is not a good strategy कि आप उन चीजों की प्रिपेयर करो जो चीज कोई कर ही नहीं सकता. Score marks in the questions which are doable, right? तो अगर they move back to 2021 pattern and they ask you relatively easier question, we can do it from these what we are teaching in the class. What you have to do is supplement it with the notes. जो आप notes मिले हैं आपको, साथ साथ में पढ़ते हुए चलो, टेस्ट सीरीज लगाओ, क्विजेस लगाओ. दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, राइट? अपनी एक कैपेसिटी है ना. आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो क्या करते हो? पहले सबसे, मैंने जब परसों क्लास ली थी, मैंने सिलेक्ट द सोर्सेस एंड रिस्पेक्ट दो सोर्सेस. अगर आप ये कोई भी सोर्स हो, भले आप हमारी सोर्स कर रहे हो, कोई भी सोर्स कर रहे हो, लूसेंट भी पढ़ो, तो रिस्पेक्ट दैट सोर्स एंड रिवीजन इज द की. अगर उससे बाहर आता है तो यू आर अनलकी, दैट्स इट. फाइन. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.